हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स एक्सप्लेन में, जो कि आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय कुश पांडे चैनल पर। आज की तारीख है 30 अगस्त। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आइए एक बार देख लेते हैं होमवर्क के आंसर्स क्या क्या हैं। पहला सवाल आपके सामने था, कौन सा वो पहला देश है जिसने सक्सेसफुली लैंड किया है मून के साउथ पोल पे। उसका आंसर इंडिया है। बहुत ही आसान सवाल था। हु इज़ द हेड ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी, जो कि ये डिसाइड करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। उनका आंसर है कि कस्तूरी रंगन। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने प्रोड्यूस किया है, डेवलप किया है द अस्त्रा इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल। इसका आंसर रहेगा आपका डीआरडीओ। कौन सी वो भारतीय कंपनी है, इंडियन कंपनी है, जिसने एमओयू साइन किया है स्कॉडा ग्रुप के साथ और मिलकर प्रोड्यूस करेंगे कंपोनेंट्स फॉर द इंडियन रेलवे सिस्टम एंड पब्लिक मोबिलिटी। आंसर टाटा ऑटोकॉम। और आखिरी सवाल था, वर्ल्ड का पहला स्पॉटेड जिराफ कौन से देश में पैदा हुआ है। उसका आंसर यूएसए था। यूएसए हालांकि न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि वहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, जो कैपिटल वायलेंस हुआ था, जो वहाँ का एक पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है, उसके उनके आरोप उन पर साबित होने जा रहे हैं और उनको सज़ा भी कुछ हद तक हो चुकी है। और उनका एक मगशॉट जो है वो हुआ है। और इनफैक्ट जब किसी को सज़ा होती है, जब कोई जेल में जाता है, आपने देखा होगा ऐसे लिए खड़े होते हैं, लिखा लिखा होता है कैदी नंबर 101, कैदी नंबर 286। तो वो सारा आपका मगशॉट के अंदर ही आता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ट्विटर पे जब उन्होंने वापस से कमबैक किया है तो उनको वहाँ पर उन करीब $7 मिलियन से ज़्यादा की सेल उनके मर्चेंडाइज़ की इस मगशॉट की हो चुकी है। तो उस वजह से यूएसए भी फ़िलहाल अभी आपका न्यूज़ में है। अब आते हैं जल्दी से एक रिवीजन पर और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल था, अभी हाल ही में जयंता महापात्रा का देहांत हुआ है, ही हैज़ पास्ड अवे। ये इनमें से क्या थे। बेसिकली ये एक पोएट थे, बिल्कुल सही जवाब है, और उड़ीसा से इनका ताल्लुकात है। लाडली बहना स्कीम, ये स्कीम इनमें से किस स्टेट से एसोसिएटेड है। तो उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम है ऑप्शन ए, दैट इज़ मध्य प्रदेश। अगर आपको पता होगा तो मैंने बताया था आपको कि जो एक स्टाइपेंड है या जो एक अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है टू वुमेन बेनिफिशरीज़, वो अमाउंट अब 1250 हो गया है, जिसे आगे चलकर वो 3000 रुपये भी कर सकते हैं। उनका वहाँ के चीफ मिनिस्टर का मानना है कि वो उन्हें लखपति बनाना चाहते हैं हर साल उनकी इनकम को बढ़ाकर। तो उस वजह से एमपी न्यूज़ में है। अब बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यूपी न्यूज़ में है, बिकॉज अभी मैंने बताया था आपको 2 दिन पहले, जो छठा आपका सेंसस आया था ना ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम्स, उनमें जिसने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इरिगेशन स्कीम्स में, उसका आंसर आपका यूपी था। सिमिलरली अगर हम आंध्र तेलंगाना की बात करें तो अभी मन की बात में मोदी जी ने 29 अगस्त को ऐलान किया है कि ये डे जो है इसे हम तेलुगु लैंग्वेज डे के तौर पे ऑब्जर्व करेंगे। तो उस वजह से ये ऑप्शंस और ये स्टेट्स आपके फ़िलहाल न्यूज़ में बने हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो पुरातत्ववादी हैं, उन्होंने अनर्थ किया है एक 3000 साल पुराना एक प्रीस्टली टूम इनमें से किस देश के अंदर। आंसर है उसका ऑप्शन नंबर सी, पेरू में। पेरू में एक एरिया है जहाँ पर उन्होंने इसको अनर्थ किया है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जिम्बाब्वे के जो करंट वहाँ के हेड हैं एम बांगवा एन बांगनावा, वो अभी भी वहाँ के बने हैं हेड। वो लगातार दूसरा टर्म उनका मिला है। दूसरा, ताइवान की बात करें, जो फॉक्सकॉन के जो बिलियनियर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि ही विल रन फॉर द प्रेसिडेंशियलशिप। जो वहाँ के गांव जो फाउंडर चेयरमैन है, फाउंडर एक्स चेयरमैन है ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के। और फ्रांस ने अबाया ड्रेस जो है उसे दोस्तों जो है वो बैन किया है स्टेट रन स्कूल्स में। इस वजह से फ्रांस भी न्यूज़ में है। इसके अलावा स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्हें 90 डेज़ के लिए अपने पोस्ट से रिमूव किया है, बैन किया है। उनके ऊपर आरोप थे कि उन्होंने एक स्पेनिश फुटबॉलर को लिप्स पे किस किया था, जो कि ऑब्वियसली बात है एक अनएथिकल और एक अनप्रोफेशनल एंड अनकॉल्ड फॉर एक उनकी एक्टिविटी है, जिसको लेकर स्पेन के जो फुटबॉल प्रेसिडेंट हैं, वो अभी फॉर्मर फुटबॉल प्रेसिडेंट हैं, वो न्यूज़ में आपके बने हुए हैं। सीताकली एक फोक डांस आर्ट फॉर्म है इनमें से किस पर्टिकुलर स्टेट का। मैंने कल इस पर आपको एक तो डिटेल दिया था, साथ ही साथ उस स्टेट का एक फेस्टिवल है उसको लेकर एक माइंड मैप प्रोवाइड किया था, वो उम्मीद करता हूँ आपको मिल गया होगा। तो उसी स्टेट का ये आपका वो एक फोक डांस फॉर्म है। उसका आंसर है ऑप्शन ए, केरला। केरला में सीताकली डांस फॉर्म होता है, जो खास तौर पे ओणम महीने में, जो कि ओणम फेस्टिवल में, जो कि चिंगम महीने में होता है एज़ पर मलयालम कैलेंडर। वहाँ पर उस फेस्टिवल में इस डांस फॉर्म को आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पर मेल फीमेल डांसर्स होते हैं, मोस्टली फीमेल डांसर्स होती हैं,
और जो सीता जी का पूरा एक कार्यकाल था, पूरा जो उनका टेन्योर था, जब वो वन गई थी और फिर जब धरती के अंदर समा गई थी, उसको केरला के अंदर इस फेस्टिवल में इस पर्टिकुलर फोक डांस फॉर्म में दिखाया जाता है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो मैंने आपको फिर से रिपीट किया है, छठा सेंसस आया था ऑन माइन इरिगेशन स्कीम्स। उसमें अगर हम बात करें डीप ट्यूबवेल्स में, तो मैक्सिमम डीप ट्यूबवेल स्कीम्स जो हैं आपकी वो पंजाब के अंदर पाई जाती हैं एज पर द सेंसस। जैसे मैंने आपको बताया है, माइंड मैप का मकसद यही है कि आपको डिटेल की खबर आसानी से मिल जाए और आप याद रख सकें। तो वो माइंड मैप उस सेंसस का पढ़ लीजिएगा, हर एग्ज़ाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। फिर अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के लाल नीरज चोपड़ा न्यूज़ में है। ऑब्वियस सी बात है, वो बने हैं पहले इंडियन एथलीट जो बने हैं वर्ल्ड चैंपियन एथलेटिक्स में। जैवलिन थ्रो में उन्होंने कारनामा किया है 88.17 मीटर्स के थ्रो से, एंड बाय अ डिफरेंस ऑफ 0.35 मीटर्स या 35 सेंटीमीटर्स अगेंस्ट हिज पाकिस्तान काउंटर पार्ट अशर नदीम, वो जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप और वो पहले इंडियन एथलीट है जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। इनसे पहले ऑलरेडी हमें एक ब्रॉन्ज मिल चुका था बाय एनजी बॉबी जॉर्ज, लेकिन पहली बार किसी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल को दोस्तों जीता है। एक आपसे ट्रिविया मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब हम जैवलिन थ्रो की बात करते हैं तो जैवलिन थ्रो का टोटल लेंथ और ब्रेथ कितना होता है, ये मैं चाहूँगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या पता किसी एग्जामिनेशन में ये सवाल आपका आ सकता है। ओके, एंड फिर ऑप्शन डी पे आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पारुल चौधरी, अगर आपको नाम याद रखिएगा, पारुल चौधरी, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है इन द 3000 मीटर स्टीपल चेस, जिस वजह से उत्तर प्रदेश न्यूज़ में। इसके अलावा यूपी नंबर 1 रैंक पे आया है इन टर्म्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ MII, दैट इज द माइन इरिगेशन स्कीम्स एज पर द 6 सेंसस। कितने रुपए डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं अंडर दी प्रधानमंत्री जनधन योजना? अगर दोस्तों आपको याद होगा, इसके 9 साल आपके पूरे हुए हैं, अभी पूरे हुए हैं, इसीलिए इसकी बात हमने यहाँ पर की है। आंसर है उसका 3.98 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड्स इशू हुए हैं। 50 करोड़ डिपॉजिट्स हैं इस स्कीम के अंडर, ठीक है, जो अलाउ करता है जीरो बैलेंस अकाउंट्स ओपन करना, और साथ ही साथ 2 लाख करोड़ डिपॉजिट अमाउंट आपका इन डिपॉजिट्स में आपका रखा गया है। इसके अलावा आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज हम बात करेंगे करीब 9.6 करोड़ उज्ज्वला बेनिफिशरीज की, बिकॉज उनको लेकर सरकार ने, उनको लेकर भी और इवन जितने भी सिलेंडर होल्डर्स हैं, जो सिलेंडर्स हैं आपके LPG सिलेंडर्स, उनको लेकर एक सौगात दी है एज पर द गवर्नमेंट। रक्षाबंधन के मौके पर, ओणम के मौके पर वो एक तोहफा दिया है। कई लोग कह रहे हैं चुनाव आने वाले हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन उसकी बात भी, उज्ज्वला स्कीम की बात भी आगे आपके साथ हम करेंगे। अब आते हैं चलिए करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स की। सुप्रीम कोर्ट में कई सारे बड़े बड़े मामले चल रहे हैं, चाहे वो ज्ञान वापी का हो या फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेकर, लद्दाख को लेकर हो। अगस्त 5 2019 को जब जम्मू कश्मीर को कन्वर्ट किया गया था फ्रॉम अ स्टेट इनटू अ यूटी, उस समय कहा था सरकार ने कि हम आगे चलकर इसे फिर से कन्वर्ट करेंगे इनटू अ स्टेट। उसको लेकर जो भारत के 50वें और करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं मिस्टर DY चंद्रचूड़, उन्होंने क्वेश्चन किया है गवर्नमेंट को कि कब तक आप ऐसा करने वाले हैं, व्हेन विल जम्मू कश्मीर स्टेटस विल बी रिस्टोर्ड। इससे एक दिन पहले मंडे को उन्होंने इसी मामले में कहा था कि जो आर्टिकल 35A है, जो कि अब नो लॉन्गर वैलिड है, इट इज़ नो लॉन्गर वैलिड इन जम्मू कश्मीर, इट टुक अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, उसको लेकर भी उन्होंने बातचीत यहाँ पर की है। तो सबसे पहले हम इन 2 मुद्दों की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। उन्होंने कहा है कि वी डू नॉट वांट टू बाइंड यू, हम आपको बांधना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये मैटर है नेशनल सिक्योरिटी का, बिकॉज कश्मीर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे है और प्रिजर्वेशन ऑफ द नेशन इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू क्वेश्चन यू, या आप इंस्ट्रक्शंस लेके आइए कि किस टाइम फ्रेम में हम फिर से जम्मू कश्मीर को एज अ स्टेट में कन्वर्ट करने वाले हैं। ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है टू तुषार मेहता,
जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं, जो कि डेप्यूटी लीगल एडवाइज़र हैं, भारत का जो प्राइमरी लीगल एडवाइज़र होता है, जो लीगल काउंसिल होता है, वो होता है अटॉर्नी जनरल, जो इस समय आपके आर वेंकटरमणी हैं, उनसे भी सवाल था। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे आपके तुषार मेहता, उनसे सवाल पूछा गया कि भाई कब तक करोगे, जिसका जवाब भी इन्होंने दिया, उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन इनसे सवाल पूछा, लेकिन इनको भी उन्होंने साथ में ऐड किया, विदाउट पुटिंग यू द सॉलिसिटर जनरल और द अटॉर्नी जनरल इन अ बाइंड, प्लीज़ हमें बताएं कब तक ये कंफर्मेशन आपका आ जाएगा। इसके जवाब में जो भारत के एसजी हैं, जो डेप्यूटी लीगल एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले 2 दिनों में यानी 31 अगस्त तक हम आपको अपडेट दे देंगे, या फिर हम अनाउंस करेंगे हम क्या करने वाले हैं जम्मू कश्मीर को लेकर और लद्दाख को लेकर भी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को इन्होंने यहाँ पर दिया। इन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं उसको आगे चलकर हम स्टेट में कन्वर्ट करें, लेकिन उसके लिए हमें समय चाहिए और उसका हम अपडेट आपको बहुत जल्द यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो पूरा मामला है वो एक 5 डिवीज़न बेंच जो है वो देख रही है, जिसको लीड ऑफ कोर्स महामहिम चीफ जस्टिस कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर एक आर्टिकल का मेंशन भी किया गया, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 3। वहाँ पर मेंशन ये किया गया कि आर्टिकल 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो एक स्टेट के बनिस्बत उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकता है, और उसके एरियाज़ को, नेम्स को भी चेंज कर सकता है। ये अधिकार उसको है, लेकिन किस लेवल तक। आप इस बात को याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रेटर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर पूरा अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कैसे करे। तो वहाँ पर जो एक फेलो काउंसिल थे, जो फेलो एक जज थे इन द बेंच, उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया कि आर्टिकल 3 के का जो एक एक्सपेंशन है, उसका जो एक सीमा है वो कहाँ तक है, उसको लेकर भी यहाँ पर एक सवाल उठा है। इससे एक दिन पहले, जैसे मैंने पहले कहा, आर्टिकल 35A को लेकर क्वेश्चंस बने थे। तो वहाँ पर जो CGI है उन्होंने क्वेश्चन किया था, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि इस आर्टिकल 35A से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, खास तौर पे 3 तरह के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका उल्लंघन हुआ है। पहला है एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ वहाँ के रेजिडेंट्स ही स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो सकते थे, जो कि वायलेशन है आर्टिकल 16(1) का। फिर एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या ओनिंग प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 31, सिर्फ वहाँ के पैदाइशी लोग, वहाँ के परमानेंट नागरिक ही, परमानेंट रेजिडेंट्स ही वहाँ प्रॉपर्टी ओन कर सकते थे। और फिर है सेटलमेंट इन द स्टेट, वहाँ पर परमानेंटली सेटल होने के लिए, वहाँ का परमानेंट सेटल बनने के लिए वहाँ पर पैदा होना ज़रूरी था। तो उसको लेकर आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन हुआ है। तो इन 3 फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ था। इसको लेकर भी वहाँ पर डिबेट चला, और उन्होंने एक्सेप्ट किया CGI ने कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनका वायोलेशन, उनका एक्सेप्शन ज़रूर आपका क्रिएट हुआ था। तो ये 2 दिनों से चल रहा है। जैसे जैसे इस पर अपडेट आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे पूरा मामला आपका दोस्तों क्या है। अब आते हैं एक बड़ी खबर पे। अनुराग ठाकुर साहब ने, जो भारत के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं और भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐलान किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने डोमेस्टिक सिलेंडर्स का जो प्राइस है उसे कम किया है बाय 200। इसका मतलब ये है कि जो भी करंट प्राइस है उससे 200 रुपये कम में, अगर आप दिल्ली के निवासी हो तो वहाँ पर करीब 900 रुपये में अब आपको सिलेंडर मिल सकेगा। सिमिलरली अगर आप महिला हो और आप उज्ज्वला स्कीम की बेनिफिशियरी हो तो वहाँ पर 700 रुपये आपको मिल सकेगा। इसका रीज़न क्या? रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी उज्ज्वला स्कीम में 200 रुपये की सब्सिडी मिलती है। अराउंड 12 सिलेंडर्स तक, 12 सिलेंडर्स तक आपको सब्सिडी मिलती है पर सिलेंडर 200 रुपये की, जो अब बढ़कर उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 400 हो गई है, और बाकी सब के लिए वो आपकी 200 रुपये पर सिलेंडर हो चुकी है। फॉर अ 14.2 kg सिलेंडर अगर है, उस पर 12 सिलेंडर्स तक पर सिलेंडर आपको 200 रुपये सब्सिडी अब मिलेगी। उज्ज्वला बेनिफिशियरीज को वो 200 से ज़्यादा, 200 प्लस करके, जो ऑलरेडी 200 है उनकी, वहाँ पर 400 का वहाँ उनको सब्सिडी मिलेगा। इसके अलावा एक और मेंशन किया अनुराग सिंह ठाकुर जी ने कि उज्ज्वला स्कीम के अंदर जो बेनिफिशरीज़ हैं उनमें एडिशनल 75 लाख वुमेन को ऐड किया जाएगा, मतलब 75 लाख बेनिफिशरीज़ और ऐड किए जाएंगे इन द उज्ज्वला स्कीम। और साथ ही साथ जो ओवरऑल सब्सिडी है वो आपकी बढ़कर 400 रुपये पर सिलेंडर हो जाएगी। तो अब जो टोटल नंबर आया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, दैट वाज अराउंड 9.65 करोड़, 9.6 करोड़। अब उनको अगर 75 लाख ऐड करें तो टोटल बेनिफिशरीज जो हैं आपका, दैट विल बी 10.35 करोड़ बेनिफिशरीज अंडर द उज्ज्वला स्कीम। तो आइए ज़रा एक बार देख लेते हैं माइंड मैप उज्ज्वला स्कीम का। न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज ओवरऑल सिलेंडर्स को लेकर, हर किसी कंज्यूमर को लेकर जो सब्सिडी है उसमें 200 रुपये किया गया है, जिससे कि सब्सिडी जो अंडर उज्ज्वला स्कीम है वो आपकी हो गई है 400 रुपये पर सिलेंडर। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो अब
इन जनरल अगर आप उज्ज्वला बेनिफिशियरी नहीं हैं तो आपको मिलेगा 903 रुपये में एक सिलेंडर, ठीक है। और अगर आप उज्ज्वला बेनिफिशियरी हैं तो आपको मिलेगा 703 रुपीज़ का सिलेंडर। ये एक यहाँ पर क्लियर कट कहा गया है। इसके अलावा जो टोटल बेनिफिशरीज़ हैं, पहले आपका 9.6 करोड़ था जिसमें 75 लाख को ऐड किया गया है और अब आपका 10.35 करोड़ बेनिफिशरीज़ आपके हो चुके हैं। बजट की बात करें तो 2022-23 के बजट में उसका बजट था, जो खर्चा था दैट वाज 6100 करोड़, और इस साल जो खर्चा टोटल वो खर्चा रहेगा आपका 7680 करोड़ का। सब्सिडी जैसे मैंने पहले कहा ऑलरेडी 200 रुपये सब्सिडी है अप टू 12 रिफिल्स इन ए सिलेंडर, जिसको बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है। फिर नितिन गडकरी, इन्होंने पिछले साल भी इनफैक्ट इस साल जनवरी में इन्होंने एक हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार इनॉग्रेट की थी, एक्सपेरिमेंटल कार थी, और अब 29 अगस्त को 9 अगस्त को इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया की, इनफैक्ट इंडिया की नहीं दुनिया की पहली फर्स्ट 100% इथेनॉल फ्यूल्ड टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, ठीक है। ये दुनिया की 100% इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स फ्यूल कार है, ठीक है। ये नाम ज़रा याद रखिएगा, ये दुनिया की पहली 100% इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स फ्यूल कार, इसका नाम है टोयोटा हाई क्रॉस। लास्ट ईयर जैसे मैंने पहले बताया, जनवरी नहीं लास्ट ईयर जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो एक हाइड्रोजन पावर्ड कार हुई थी जिसको जनवरी में जिसका टेस्टिंग हुआ था, और इस इनिशिएटिव्स और इनकी वजह से इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है उसमें कमी आएगी। अब समझना ध्यान से, अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हम लेटेस्ट नंबर्स की बात करें तो जो टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट है इंडिया का दैट इज़ 16 लाख करोड़, मतलब इतने लाख करोड़ का पेट्रोल हम क्रूड ऑयल जो है या फिर जो पेट्रोलियम एसोसिएट है उसको हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, जिसका खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। अब जब इंडिया ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का यूज़ करेगा, ख़ास तौर पे फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी का, जिसमें इथेनॉल भी यूज़ सकता है आपका, जिसमें मिथेनॉल भी आपका यूज़ सकता है, उससे फ़ायदा ये होगा कि चाहे शुगर केन हो चाहे कॉर्न हो, उनसे भी हम इथेनॉल को निकाल पाएंगे और वहाँ से भी हम फ्यूल बना पाएंगे, जिससे जो पेट्रोलियम इंपोर्ट का बर्डन है वो कम होगा और वो जो फ़ायदा हमें पहुँचेगा उसका इस्तेमाल हम इन इंडस्ट्रीज़ में और अलग अलग सेक्टर्स में कर पाएंगे। अब सवाल आता है फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है। देखिए, फ्लेक्स फ्यूल को हम फ्लेक्सिबल फ्यूल कहते हैं, जिसमें जिस कार में होता है उस कार के कंबशन इंजन में हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल फ्यूल भी इसमें हो सकता है और साथ ही साथ उसी इंजन के अंदर, उसी खांचे के अंदर हम इथेनॉल को यूज़ भी कर सकते हैं। जनरली कई लोग कंफ्यूज होते हैं फ्लेक्स फ्यूल और बाय फ्यूल से। देखिए, बाय फ्यूल में क्या होता है कि दो अलग अलग हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है गैसोलीन का, पेट्रोल का, और एक हिस्सा होता है आपका इथेनॉल या मिथेनॉल का। आपको सेपरेटली उनको यूज़ करना पड़ता है, यू हैव टू स्विच बिटवीन दोज मोड्स फॉर द कार टू ड्राइव। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ही इंजन के अंदर, एक ही खांचे के अंदर, एक ही सॉकेट के अंदर, एक ही हिस्से के अंदर दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इथेनॉल को हम जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर या उसका यूज़ कर सकते हैं बाय द ऑक्सीजन दैट इज़ इन दिस पर्टिकुलर इंजन, इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, और उसको यूज़ करके हम साइमल्टेनियसली गैसोलीन का यूज़ भी कर सकते हैं और इथेनॉल का यूज़ भी कर सकते हैं। जनरली यूएस के अंदर 83% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर हम उस गैसोलीन का, उस इथेनॉल फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं। इससे देखिए फ़ायदे बहुत होते हैं। फ़ायदा पहला क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया, पेट्रोलियम इंपोर्ट कम होगा, नंबर 1। नंबर 2 फ़ायदा यहाँ पर होता है कि जो खर्चा होगा हमें इन फ्यूल को बाय करने का वो कम होगा, बिकॉज ये पेट्रोल नहीं है, ये क्रूड ऑयल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये इथेनॉल का एक ब्लेंड है, तो जाहिर सी बात है जो कॉस्ट आएगा वो कम होगा। लेकिन नुकसान ये हो सकता है कि जो, और इंडिया में काफ़ी ये कॉन्करेंट टॉपिक भी है, कि जो माइलेज होता है ना कार का, वो माइलेज यहाँ पर आपका कम हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जो एफिकेसी है, जो एफिशिएंसी है पेट्रोल की, बेटर रहेगी इससे। साथ ही साथ इंडिया में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखना पड़ेगा और क्या पता उस ब्लेंडिंग से या उस फ्लेक्स फ्यूल से इंजन पर असर ना पड़े। तो ऐसे कई सारे चीज़ें आपके फ्लेक्स फ्यूल को लेकर हो सकते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, पिछले साल और इस साल टेस्टिंग हुआ था टोयोटा मिराई ईवी का, जो कि एक हाइड्रोजन पावर्ड कार थी, लेकिन ये जो कार है दैट इज़ 100% इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स फ्यूल कार, जिसको कि आज इनॉग्रेट किया गया है। फिर आते हैं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर। इस इशू की बात जनरली होती नहीं है, बिकॉज ये इशू हम आपके बीच का नहीं है,
ये जो एक बीमारी है ये खास तौर पर भारत की जो ट्राइबल जनसंख्या है, जो कि अगर मैं आपको नंबर्स की बात करूं तो 8.6%, कितना 8.6% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा बनती है हमारी ट्राइब पॉपुलेशन। और दुनिया की डेंसिटी के मामले में सबसे अधिक जनसंख्या हमारे देश में है ट्राइबल्स की। तो उनमें एक बीमारी, और ये इंडिया में भी है दुनिया में भी है, उसका नाम है सिकल सेल डिजीज। वो बीमारी उनमें उन टॉप 10 बीमारी उसमें से एक है। तो उसको लेकर जो भारत के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, खूंटिया से जो सांसद हैं, एमपी हैं, श्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन, एक ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स कैंपेन स्टार्ट किया है, जिससे कि 2047 तक जो हमारा मिशन है टू एलिमिनेट अनीमिया, उसको यहाँ पर कर पाएँ। इसी मिशन में ये भी कहा गया है कि करीब 7 करोड़ लोगों, जिसमें मैक्सिमम संख्या ट्राइबल्स की रहेगी, ट्राइबल एरियाज़ में रहेगी, जिनकी उम्र 0 से 40 साल के बीच है, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे ताकि अर्ली लेवल पर उनको हम ट्रैक कर पाएँ और इस बीमारी से रिकवर करने की कोशिश करें या फिर इस बीमारी को कम करने की कोशिश करें। दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा कि सिकल सेल क्योरेबल नहीं है। सिकल, इंडिया में स्पेशली बात करें, दुनिया में स्पेशली बात करें, सिकल सेल एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमारे ब्लड के अंदर एक खास तरह का जीन जो होता है, जिसका नाम है बेटा जीन, उसके आने से बनता है। ठीक है, तो ये प्रिवेंटेबल तो हो सकता है, लेकिन क्योरेबल को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। क्योरेबल को लेकर अभी इस पर रिसर्च आपका चल रहा है। अगर हम अर्जुन मुंडा साहब की बात करें या फिर इस रीजन की बात करें, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो उनमें एमपी ऐसा रीजन है जहां पर सबसे अधिक संख्या ट्राइब पॉपुलेशन की, और वहां पर सिकल सेल अनीमिया का सबसे अधिक बर्डन भी देखा गया है। तो खास तौर पे ट्राइबल लोगों के लिए ये बीमारी बहुत ही बड़ी बीमारी है और उसको लेकर एक अवेयरनेस कैंपेन इन्होंने स्टार्ट किया है। अब आइए जानते हैं बेसिकली इससे होता क्या। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपके क्रोमोसोम में, अगर आपके जीन में एक बेटा जीन है, ठीक है, जैसे क्रोमोसोम 11 में पाया जाता है, तो उससे ये सिकल सेल की बीमारी आपको हो सकती है। जनरली जो ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो कुछ ऐसी होती हैं, अगर उसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और उनका शेप ऐसा रहता है, लेकिन जैसे ही वो आपका सिकल सेल में तब्दील होता है तो सैक के तौर पर वो आपका बन जाता है। उनका शेप एंड उनका ओरिएंटेशन भी आपका डिफरेंट हो जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि सर्कुलर शेप है हीमोग्लोबिन का उस आरबीसी के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो सिकल सेल आरबीसी है उसके अंदर यही हीमोग्लोबिन का शेप आपका लेंथ वाइज बढ़ जाता है, लेकिन उससे जो ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, उसमें दिक्कत दोस्तों आ सकती है। इससे पेन हो सकता है अलग तरीके का आपको बॉडी में, खून की कमी, अनीमिया हो सकता है, या फिर कई तरह के इन्फेक्शन भी आपको जो है वो दोस्तों यहाँ पर हो सकते हैं। तो सिकल सेल की बात करें तो हम उस मिशन की बात करेंगे। इस साल के बजट में इस मिशन के बारे में जिक्र भी किया गया था कि 2047 तक इसे एलिमिनेट करना है। इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ट्यूबरकुलोसिस मिशन अलग है जिसे हमें 2025 तक करना है, लेकिन सिकल सेल को हमें 2047 तक करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया, अवेयरनेस कैंपेन आपका स्टार्ट हुआ है जो कि ट्रेन करेगा ट्रेनर्स को और इसको एलिमिनेट करने के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया 10 प्रॉब्लम्स हैं, 10 डिजीज़ हैं, उनमें से एक डिजीज़ ये है, द मोस्ट कॉमन डिजीज़ अमंग द ट्राइब पॉपुलेशन। विजन ये है कि 2047 तक हमें इसको एलिमिनेट करना है इंडिया के अंदर, ये विजन यहाँ पर रखा गया है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये एक कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है, इंडियंस में भी पाई जाती है और आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में इसको पाया जाता है। बेसिकली इट इज ट्रांसमिटेड बाय पेरेंट्स कैरिंग अ डिफेक्टिव बीटा ग्लोबिन जीन। जो पेरेंट जिनके जीन में एक बेटा ग्लोबिन जीन है, उनके बच्चों में इसकी तादाद आपकी बढ़ सकती है। इसीलिए अर्ली लेवल पर इसका क्योर करना बहुत ज़रूरी आपका हो जाता है। इनिशियली इसको 17 स्टेट्स में, जहाँ पर इसकी प्रोपेंसिटी, जहाँ पर इसकी प्रॉबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर इसको फोकस करने की कोशिश किया गया। आगे चलकर इसमें हम हम स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आफ्टर दीज 17 स्टेट्स। चलिए अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे। बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। दोस्तों पाकिस्तान में एक मामला पिछले 1 से 2 साल से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इनफैक्ट अगस्त महीने में और अगस्त से पहले भी कई महीनों में ये न्यूज़ में था, एंड दैट वाज द तोशाखाना करप्शन केस। तोशाखाना क्या है, करप्शन केस क्या, उसकी बात करेंगे। लेकिन इस केस के मामले में इमरान खान, जिनको 3 साल की सज़ा हुई थी, उस सज़ा को सस्पेंड किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उन्होंने कहा है कि ये सज़ा जो है
उनको फ़िलहाल जो है उससे उनको अभी होल्ड किया जाए, उससे उनको उस सज़ा को सस्पेंड किया गया है। एक मुचलके पर, एक बेल आउट पैकेज पे, एक बेल अमाउंट पे उनको रिहा करने का फरमान इस हाई कोर्ट ने जारी किया है। अब सवाल बनता है ये पूरा मामला है क्या? देखिए, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तोश खाना की अगर हम बात करें तो तोश खाना एक डिपार्टमेंट है अंडर द कैबिनेट डिवीजन ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जो जितने भी महंगे चीज़ें या जो भी गिफ्ट्स फॉरेन डिग्नेटरीज़ या जो फॉरेन से विजिट्स होती हैं, जो फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया के किंग आ गए या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चले गए या कोई भी गया, कोई गिफ्ट दिया उनको वहाँ के पब्लिक ऑफिशियल्स को, तो उनको रखना होता है इस डिपार्टमेंट में। तो उस जगह को हम तोश खाना कहते हैं। तो न्यूज़ में क्या क्यों है? बिकॉज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया 3 साल का एक सेंटेंस इमरान खान को। अगस्त में ही और उससे कुछ महीने पहले पाकिस्तान की जो अभी कोलिशन गवर्नमेंट में से एक पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसने क्लेम किया था कि इमरान खान ने डिस्क्लोज नहीं किया इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द गिफ्ट्स प्रेजेंटेड। कई गिफ्ट्स को उन्होंने अपने पास रख लिया, उन्होंने बताया नहीं, या फिर कई गिफ्ट्स को परचेज़ किया सस्ते दामों पर जो कि उसके एक्चुअल प्राइस से कम था, उसको लेकर उन्होंने आरोप लगाया था। जिसको लेकर और रूल भी कहता है कि ये कंपलसरी है कि ऑफिशियल्स, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जो पब्लिक ऑफिस में लोग हैं, वो रिपोर्ट करें उनको गिफ्ट्स क्या मिले हैं, मटेरियल्स क्या मिले हैं टू द कैबिनेट डिवीजन, जो उन्होंने नहीं किया था। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का है, जिसने उसकी कमेटी बनी थी, तो उसने ये बात कही कि नहीं, इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उन्होंने फ्रॉड कमिट नहीं किया, लेकिन चूँकि उन्होंने उन चीज़ों को सस्ते दाम पे अपने पास परचेज़ किया है। फॉर एग्जांपल अगर 8 लाख की एक घड़ी है, उसको 1 लाख में परचेज़ कर लिया अपने लिए, अगेन जो कि गलत है, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और इसी वजह से बिकॉज ऑफ अनएथिकल कंडक्ट उनको आने वाले 5 साल के लिए इलेक्शंस हैं उनसे लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन एक सेशंस कोर्ट ने उनको सज़ा दी थी और अब इस्लामाबाद का हाई कोर्ट जो है उसने उस सज़ा को सस्पेंड कर दिया। तो ये पूरा मामला अभी ऑनगोइंग है और जैसा जैसे अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कई बार एक सवाल उठता है और आपके जहन में उठता होगा कि मेडिसिन्स और मेडिसिनल ड्रग्स, वैक्सीन्स या प्रिस्क्राइब ड्रग्स क्यों इतनी महंगी हैं, क्यों कई ऐसी बीमारियों के जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसका एक बड़ा रीज़न है यूएस का मेडिसिन ड्रग्स का मार्केट। पिछले 20 सालों से यूएस लॉज ने प्रोहिबिट किया है कि किसी भी तरीके का नेगोशिएशन मेडिसिनल ड्रग्स की प्राइस पे यूएस गवर्नमेंट, यूएस का सरकार नहीं कर सकती है, जिसको लेकर वहाँ पर कई ऐसे ड्रग्स हैं और ऐसे 10 ड्रग्स थे जिनके प्राइस दे वर वेरी एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। उनमें से एक ड्रग आपके सामने है जो कि है इलिकिस। ये ड्रग आपका जो है ये बेसिकली एक ब्लड थिनर है और जो यूएस की दुनिया की जो वृद्ध जनता है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इन ऐसी कई ड्रग्स, ऐसे कई 10 मेडिसिन को लेकर यूएस ने एक नेगोशिएशन की बात की है, मतलब उनके प्राइस को चेंज किया जाएगा, उनके प्राइस को कम किया जाएगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यूएस अब चाहता है कि उसका मेन फोकस क्लाइमेट एक्शन पे रहे और पोल्यूशन कंट्रोल पे रहे। उसके लिए चाहिए डॉलर, उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा इन सेक्टर से आएगा जहाँ पर बिना किसी लॉजिक के या बिना किसी एग्जैक्ट और जस्टिफाइड मेथड के अधिक से अधिक पैसा जाता है। यूएस क्योंकि एक डेवलप्ड नेशन है, वो एक वेलफेयर स्टेट है, तो वहाँ पर एक स्कीम चलती है जिस स्कीम के तहत जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स होते हैं उनको वो कम प्राइस में या फ्री ऑफ कॉस्ट वो सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो पिछले एक साल में 50 बिलियन, करीब 50.15 बिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे इन परचेजिंग दीज ड्रग्स एंड देन प्रोवाइडिंग दीज ड्रग्स टू द सीनियर सिटीजन्स हु हैव इंश्योरेंस एट ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ डिस्काउंट। इसमें से करीब 16 बिलियन डॉलर्स का ऐसा अमाउंट है जो इन 10 ड्रग्स को परचेज, इन 10 मेडिसिन को परचेज करके सीनियर सिटीजन्स को या बेनिफिशियरीज को देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो अगर इनका प्राइस नेगोशिएट होगा तो कम से कम इतना पैसा तो बचेगा, और अगर इतना पैसा बचेगा तो उसका इस्तेमाल जो एक एम्बिशियस स्कीम है, एम्बिशियस विजन है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज़ द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, उसमें इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा।
इस एक्ट में दोस्तों एक खास बात यह है कि ये अलाउ करता है कि जो मेडिकेयर हेल्थ प्रोग्राम अमेरिकन के लिए है, जिनकी उम्र 65 से ऊपर है, उनको नेगोशिएटेड प्राइस पर वो इन ड्रग्स को परचेज कर सकते हैं। ये जो एक्ट है उसे 2022 में पास किया गया था और एक फेडरल लॉ है जिसका मेन एम है कि इन्फ्लेशन कैसे हम रिड्यूस करें, कैसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्राइस रिड्यूस करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें एनर्जी प्रोडक्शन में, डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन में, और कैसे क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज पर हमारा फोकस रहे। तो उन सबको करने के लिए ये करना आपका ज़रूरी था। तो उसको लेकर 10 ड्रग्स की एक लिस्ट वहाँ पर पेश की गई है। ठीक है, अब आते हैं आगे। चंद्रयान 3 के लैंड करने के बाद, विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के निकलने के बाद, और एक क्रेटर उसके सामने आया था जिसको उसने सक्सेसफुली वहाँ से किनारे से वो हट गया और अपने जर्नी पे वो आगे बढ़ रहा है। स्पेसिफिकली साउथ पोल के आसपास ही वो वहाँ पर रिसर्च कर रहा है। तो उसी रोवर ने दोस्तों कंफर्म किया है द प्रेजेंस ऑफ सल्फर का प्रेजेंस उसने देखा, उसने वहाँ पर अप्रूव किया है। साथ ही साथ ऑक्सीजन ऑन द मून को, इसको भी उसने डिटेक्ट किया है। अब बचा है आपका सिर्फ हाइड्रोजन। बात समझिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल तौर पर बात करूं तो लेट्स सपोज वाटर। अब वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। अब अगर ऑक्सीजन मिल गया है मतलब लाइफ सपोर्ट का एक हिस्सा मिल गया है, और अब अगर हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा तो उससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हाइड्रोजन फ्यूल कार है जो एनर्जी का एक पार्ट है। इनफैक्ट इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी चल रहा है जो कि अगेन ऑल्टरनेटिव सोर्स है ऑफ एनर्जी का। तो अगर मिल जाता है हाइड्रोजन तो क्या बात हो जाएगी। तो फिलहाल अभी सल्फर और खासतौर ऑक्सीजन को वहाँ पर पाया गया है, और इसके लिए वहाँ पर एक पेलोड गया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, और वो उस वजह से वहाँ पर ही पाया गया। तो पहले आइए ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। तो प्रज्ञान रोवर हैज़ कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, इट हैज़ डिटेक्टेड ऑक्सीजन एज वेल एज सल्फर ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। और इसके लिए उसने एक डिवाइस का यूज़ किया, उसका नाम है द लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका लिप्स। तो लिप्स इंस्ट्रूमेंट की वजह से और इसके एक्सपेरिमेंट की वजह से वहाँ पर सल्फ़र को दोस्तों फाइंड किया गया है नियर साउथ पोल। और इसके अलावा उसने एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, इनको भी वहाँ पर दोस्तों जो है वो उसने वहाँ पर ट्रैक किया है। ये कितनी बड़ी बात है ये आप समझ सकते हैं। ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है लिप्स का, जिसका फुल फॉर्म है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, इसको डेवलप किया है लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स इसरो बेंगलुरु ने, और इसी टेस्ट की वजह से ये हम यहाँ पर पा सके। इनफैक्ट ये एक डेटा भी उसने रिलीज़ किया इसरो ने, जहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये अब तक का पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है, इन सिटू मतलब होता है वहाँ पर जाकर, इन दैट पर्टिकुलर प्लेस जाकर, जिसकी वजह से हमने वहाँ पर सल्फर को पाया है, क्रोमियम पाया, एल्युमिनियम पाया है, आयरन पाया है, और ऑक्सीजन का प्रेजेंस भी हमने वहाँ पर पाया है। बस बारी किसकी बची है? हाइड्रोजन की। अगर वो हो गया तो बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ी फाइंडिंग्स ऑलरेडी कर रहा है और एक बड़ा चेंज लेकर आएगा चंद्रयान 3 का ये पूरा मिशन। ओके, अच्छा, इसके अलावा दोस्तों सेकेंड खबर, छोटी खबर नहीं बड़ी खबर है। जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो कंप्लीट सीक्वेंस है वाई क्रोमोसोम का उसको कर लिया है। बात समझिएगा ध्यान से। इस कंप्लीट सीक्वेंस की वजह से जो कि अभी पॉसिबल हो पाया है, उससे खास तौर पे मेल्स में जो इनफर्टिलिटी है, मेल्स पे जो कैंसर के सिम्टम्स हैं या ब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स हैं, उनको अब हम और बारीकी से जान पाएंगे, और इस सीक्वेंसिंग की वजह से हम उनको स्टडी कर पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे। बेसिकली देखिए, वाई क्रोमोसोम के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ द डार्क मैटर ऑफ जीन्स। इसे डार्क मैटर ऑफ जीन्स या डार्क मैटर ऑफ क्रोमोसोम भी कहा जाता है, बिकॉज इतने इसके डुप्लीकेट वेरिएशंस होते हैं कि ये जानना मुश्किल है कि ये पूरा सीक्वेंस क्या है इसका। और अब इसको जानने के बाद इस वजह से हम स्टडी कर पाएंगे कि ओल्ड एज में या एक एज के बाद वाई अ मेल इज़ इनफर्टाइल, वाई देर इज़ अ प्रोपेंसिटी ऑफ कैंसर इन अ मेल, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इसकी सीक्वेंसिंग हो सकी है। तो साइंटिस्ट जो हमारे हैं उन्होंने सक्सेसफुली सीक्वेंस किया है वाई क्रोमोसोम को। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, स्पेसिफिकली मेल इनफर्टिलिटी रिसर्च में, और इस पर आगे भी अपडेट्स अब बहुत जल्द आने वाले हैं। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं बैंकिंग फाइनेंस की या इंडियन इकोनॉमी की। इंडिया ने बातचीत शुरू कर दी है न्यूजीलैंड के साथ, और आने वाले दिनों में
न्यूजीलैंड के साथ भी इंडिया अब यूपीआई कनेक्शन करेगा, यूपीआई का लिंकेज करेगा, जिससे यूपीआई से पैसे सेंड और रिसीव कर पाएंगे इंडिया और न्यूजीलैंड में रहने वाले लोग। अगर आपको याद होगा तो जनवरी में इंडिया ने 10 देशों के साथ एक सिमिलर यूपीआई एग्रीमेंट किया था और अभी जुलाई महीने के अंदर इंडिया ने फ्रांस के साथ ऐसा एग्रीमेंट किया था। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो यूपीआई जो है इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक पेमेंट इंटरफेस है जो कि मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के ज़रिए, मल्टीपल वेज के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हो। इसमें ऑफलाइन वर्जन भी है, ऑनलाइन वर्जन भी है और इसको एनपीसीआई ने आपका दोस्तों जो है वो डेवलप किया है। एनपीसीआई जो है दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रिटेल पेमेंट्स, जिसका मेन मकसद है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन डिजिटल बैंकिंग के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स को बनाना। इसके और प्रोडक्ट्स में आपका NACH आता है, NFS आता है, BBPS आता है। ये सारे प्रोडक्ट्स इसने ही, रुपे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आता है, वो सब इसने बनाया है आपका। ठीक है, आपका होमवर्क भी है, इन टर्म्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। ये टर्म्स RBI ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड, SBI PO, बैंकिंग एग्जामिनेशंस में आपका आ सकता है, UPSC में आ सकता है। हाँ, SSC में चांसेस कम है, वहाँ पर भी एक सवाल आया था बैंकिंग का, तो वहाँ पर भी इनके फुल फॉर्म्स आपके आ सकते हैं। तो इंडिया ने डिस्कशन न्यूजीलैंड के साथ किया है। इसके बाद दोस्तों एक्सिस बैंक ने इन्हें लॉन्च किया है एक यूनिक इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट, जिसमें इस अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस करने पे, पेमेंट्स करने पे कोई भी ट्रांजैक्शन फ़ी आपकी नहीं लगेगी। एग्जामिनेशन सवाल इतना ही बनेगा कि कौन से बैंक ने इन्फिनिटी बैंक अकाउंट को लॉन्च किया है, तो उसका इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट को लॉन्च किया, उसका आंसर रहेगा आपका एक्सिस बैंक। अच्छा, अब अगर हम इंडियन न्यूजीलैंड की बात करें, इस टॉपिक वापस आएँ तो अभी मीटिंग हुई है कॉमर्स मिनिस्टर्स की। वहाँ के डेमियन ओ कॉनर जो कि वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर है, और इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल, उनकी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में कई डिस्कशंस किए गए हैं। उन्हीं में ये यूपीआई को लेकर भी बातचीत की गई है। अब अगर हम इंडिया न्यूजीलैंड की दोस्तों बात करें तो इस समय 2000 अगर जो करंट नंबर्स की बात करें तो एक्सपोर्ट का अमाउंट जो है इंडिया का टू न्यूजीलैंड दैट इज़ $548 मिलियन का, और इंपोर्ट का अमाउंट है आपका $478 मिलियन का, जो कि दोनों ही इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों में। इंपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया इंपोर्ट करता है लॉक्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वुड पल्प, वूल, एडिबल फ्रूट एंड नट्स, और इंडिया एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल्स, ऑब्वियसली बात है, प्रेशियस मेटल्स, जेम्स, टेक्सटाइल्स एंड मोटर व्हीकल्स। इसको इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू न्यूजीलैंड। तो इस वजह से भी न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया और ग्रीस के भी एग्रीमेंट्स हुए हैं और इंडिया और ग्रीस अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। और अब आज एक और खबर आई है जब इंडिया न्यूजीलैंड ने एग्री किया है फॉर द यूपीआई ट्रांजैक्शंस। एक ट्रिविया और आपके लिए जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब कितने कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया के यूपीआई या फिर आपके यूपीआई और साथ साथ BBPS के एग्रीमेंट्स हुए हैं? कितने कंट्रीज हैं इन टोटल? उसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट पे आते हैं। दोस्तों जो भारतीय बैंक्स हैं आने वाले टाइम में वो एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेंगे जिसमें रियल टाइम बेसिस पर जो डिजिटल फ्रॉड्स हुए हैं उनकी जानकारी मिल पाएगी। अब यहाँ पर देखिए दो बड़े प्लेयर्स हैं, एक है आपका RBI और एक है आपका NPCI। ठीक है, RBI का जो आपका है उसका एक ऑनलाइन डिस्प्यूट्स पोर्टल है और NPCI का आपका एक ऑनलाइन डिस्प्यूट्स एंड इश्यूज पोर्टल है। इन दोनों पोर्टल को अब आपका मर्ज किया जाएगा ताकि रियल टाइम बेसिस पर जो बैंक्स हैं आपस में शेयर कर पाएं कि उनके साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ है, ताकि सिमिलर पार्टिसिपेंट्स दूसरे बैंक के साथ फ्रॉड ना कर पाएं, या जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं उस फ्रॉड में उनको हम नोटिफाई कर पाएं और ताकि फर्दर फ्रॉड्स को हम दोस्तों रोक पाएं। ख़ास तौर पे जो बैंक फ्रॉड्स हैं उनकी संख्या में तेज़ी आई है। इनफैक्ट अगर हम नंबर्स की बात करें तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2022-23 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में टोटल फ्रॉड हुए हैं 3405 फ्रॉड्स, जिनकी टोटल अमाउंट है 21,125 करोड़ रुपीस। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, वहाँ पर फ्रॉड्स ज़्यादा हैं 8932 और उनका अमाउंट है आपका 8,722 करोड़। मतलब केसेस ज़्यादा हैं लेकिन टोटल अमाउंट आपका फ्रॉड्स का कम है। और ये सारे वो फ्रॉड्स हैं जहां पर फ्रॉड का अमाउंट आपका 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है। तो इसको कम करने के लिए एक डिजिटल फ्रॉड पोर्टल को लॉन्च करने की प्लानिंग जो बैंक्स हैं और RBI है वो आगे चलकर आपका कर रहा है।
इसके अलावा दोस्तों येस बैंक ने कोलैबोरेट किया है जैगल के साथ, जो कि एक फिनटेक कंपनी है, और लॉन्च किया है एक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। LIC ने टाइप किया है सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ, और अब ये बैंक अश्योरेंस करेगा। जो लोग नहीं जानते हैं ये वर्ड क्या होता है, बैंक अश्योरेंस इज व्हेन अ बैंक स्टार्ट्स ऑफरिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। जब एक बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ऑफर करने लगता है उसे हम बैंक अश्योरेंस का नाम देते हैं। तो LIC के जो प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, चाहे वो जीवन आनंद हो या जीवन निधि हो, अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, प्लान्स हैं, उनको ये बैंक, जो कि आपका एक मुंबई बेस्ड बैंक है, ये बैंक उन प्रोडक्ट्स को अब आपका सेल करेगा। फॉर LIC प्रोडक्ट्स को ये बैंक आपका सेल करेगा। फिर IDFC फर्स्ट बैंक, जो भारत का एक प्राइवेट सेक्टर एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, उसने 3 साल का टाइटल स्पॉन्सरशिप लिया है। मतलब जो भी मैचेस आपका BCI कराएगा, खासतौर पे इंडिया में आने वाले 3 साल में, उन मैचेस का, उन टूर्नामेंट्स का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप होगा वो IDFC फर्स्ट बैंक को दोस्तों जो है वो दिया जाएगा। वो उसका टाइटल स्पॉन्सर होगा उन सारे मैचेस का। फिर एक बहुत बड़ी खबर है, खास तौर पे ऐसी योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सारी योजनाएं क्या हैं? दीज योजनास आर कॉल्ड एज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इन योजनाओं का फायदा ये होता है कि आप या तो पेंशन मिल सकती है आपको इसमें, या फिर यू कैन गेट एक्सीडेंटल और नेचुरल डेथ इंश्योरेंस इन द फर्स्ट टू स्कीम्स, जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो जो भी लोग हैं जो इन स्कीम्स को पाना चाहते हैं आसानी से, उनके लिए जितने भी इंडिया में SBI के कंज्यूमर सर्विस पॉइंट्स होंगे, जितने भी इंडिया में उसके CSP मतलब कंज्यूमर सर्विस पॉइंट्स होंगे, वहाँ पर जाकर आधार कार्ड दिखाकर, जिसका लिंक होना अकाउंट से ज़रूरी है, उनके ज़रिए एनरोलमेंट कर पाएंगे वो सारे बेनिफिशियरी, वो सारे कस्टमर्स टू दी स्कीम्स। उन स्कीम से वो आसानी से जाकर उन पॉइंट्स पे जाकर इन पे कर पाएंगे, ताकि जो एक फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी है, जो एक वित्तीय समावेशन है, ताकि अधिक से अधिक लोग इन स्कीम से फ़ायदा उठा सकें, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस कैंपेन को SBI ने आपका शुरू किया है। फिर RBI ने अनाउंस किया है कि उसने जो मर्जर है अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का विद जलागांव कोऑपरेटिव बैंक, उसको अप्रूव किया है। कुछ साल पहले ही RBI बना है द ऑफिशियल रेगुलेटर ऑफ स्पेसिफिकली द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ऐसे तो पूरे कोऑपरेटिव बैंक का, लेकिन खास तौर पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का वो एक रेगुलेटर बना है, जिसके बाद ये सारे बैंक्स आ गए हैं RBI के डायरेक्ट एम्बिट में, और RBI जो भी चाहेगा कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, पनिश कर सकता है, बैन कर सकता है, मर्ज कर सकता है। इनफैक्ट एक सरफेसी एक्ट है, एक ऐसा एक्ट जो फोकस करता है ऑन NPA रिकवरी। सरफेसी एक्ट के अंदर भी ये सारे कोऑपरेटिव बैंक्स अब आपके आ चुके हैं। तो इस उसी कड़ी में अब ये एक मर्जर को अप्रूव किया है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, बिकॉज RBI को हम बैंकर्स बैंक कहते हैं, और RBI अब इन सारे बैंक्स का रेगुलेटर भी आपका बन चुका है। फिर आते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की न्यूज़ पर। 2 स्टेट्स अभी आपके न्यूज़ में हैं। एक है हमारा एक बहुत ही समृद्ध स्टेट गुजरात, और एक नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़े स्टेट्स में से एक अपार्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, दैट इज़ असम, इनकी बात करेंगे। तो गुजरात गवर्नमेंट ने जो पंचायती इलेक्शंस हैं, जो लोकल बॉडी चुनाव हैं, उनमें जो रिजर्वेशन है OBCs को, उसको 10% से इंक्रीज़ करके 27% कर दिया है। ये पूरा मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। सुप्रीम कोर्ट में मामला आपका चल रहा था, जहां पर डिमांड थी कि जो एग्जिस्टिंग 10% रिजर्वेशन है इन द लोकल बॉडी इलेक्शंस, उनको इंक्रीज करके 27% कर दिया जाए। इनफैक्ट एक कमीशन बनाया गया था, द झावेरी कमीशन। झावेरी कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी थी और कहा था कि जो रिजर्वेशन है उसे इंक्रीज करके किया जाए 27%। उसको अप्रूव गुजरात गवर्नमेंट ने आपका दोस्तों कर दिया है। हालांकि जो अपर लिमिट है वो अभी भी 50% रिजर्वेशन की है, ठीक है, जिसमें 14% रिजर्वेशन जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट का है, 7% रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है, और अब 27% रिजर्वेशन जो है वो OBCs का इस पर्टिकुलर पंचायत चुनाव में आपका हो चुका है, जिससे जो एक डायनामिक्स हैं चुनाव के उसमें बदलाव आपका होगा। लेकिन फाइनली इसको अप्रूव करने के बाद अब वहाँ पर पंचायती चुनाव आपके होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो इंक्रीज़ है, इस इंक्रीज को हम जो पैसा एक्ट के थ्रू ऐसे एरिया जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज हैं, उस एक्ट के थ्रू उन एरियाज में अभी भी 10% रहेगा। मतलब ऐसे एरिया जहां पर बहुतायत ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, जहां उनकी संख्या 50% से ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, जो कि आते हैं पंचायती या पंचायत एक्सटेंडेड
पंचायत एक्सटेंडेड शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट में उन एरियाज में अभी भी 10% रहेगा, लेकिन बाकी एरियाज में उसे इंक्रीज करके 27% आपका कर दिया गया है। यहां तक बात समझ में आई सबको? क्या बात है। अब आगे बढ़ते हैं। असम कैबिनेट ने एक और ऐलान किया है। उसने कहा है कि अब 4 नए डिस्ट्रिक्ट्स आपके बनाए गए हैं आफ्टर डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सरकार और जो कमीशन होता है वो बाउंड्रीज को रीडिफाइन करता है ताकि जो डेमोग्राफी है, जो पॉपुलेशन है, उसको इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिले, बराबरी का मौका मिले, ताकि उन एरियाज़ को हम डिवाइड कर सकें बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन इलेक्टोरेट, उस आधार पे भी। तो उस आधार पर 4 नए डिस्ट्रिक्ट्स आपके असम में बनाए गए हैं और अब जो कुल संख्या असम के अंदर है दैट इज़ 35 डिस्ट्रिक्ट अब असम के अंदर हो गए हैं। इन नए डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है आपके होजाई, बिश्वनाथ, तमूलपुर और बजाली। ये इन डिस्ट्रिक्ट्स के नए नाम हैं। अब अगर हम असम की बात करें तो असम बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है दोस्तों, बिकॉज क्योंकि असम के वेस्टर्न साइड आपका आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, और कहीं यहीं पर आपका आता है सिलीगुड़ी, आता है चिकन स्नेक या आपका कॉरिडोर, जिस कॉरिडोर से ये पूरा जो रीजन है वो कनेक्ट होता है विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इस रीजन का इंपॉर्टेंस भी आप अपने आप बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसके एक साइड तो भूटान का बॉर्डर है, एक साइड बांग्लादेश का बॉर्डर है, एक साइड से जो आपका जुड़ा हुआ है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, और एक साइड से अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी एक बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही पिक्यूलियर स्टेट है और इस स्टेट का ग्रोथ, नॉर्थ ईस्ट की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल आपका जो है वो प्ले करता है। तो उसको देखते हुए इस रीडिविजन को उस परिप्रेक्ष्य में हम दोस्तों जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। अब आते हैं एमओयूज़ पर। एमओयूज़ का फुल फॉर्म जो लोग नहीं जानते हैं, मुझे पता है सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जो पहली बार देख रहे हैं, बिगिनर्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, जो कि रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन इंटरेस्टेड पार्टीज, खासतौर पे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट्स एंड नेशंस। तो इंडिया न्यूजीलैंड ने एमओयू साइन किया है ऑन सिविल एविएशन, जिससे कई सारे ट्रेड रूट्स पर बिना किसी लिमिट के न्यूजीलैंड फ्लाइट्स और इंडियन फ्लाइट्स आपकी ट्रैवल कर पाएंगी। ये एग्रीमेंट हुआ है। दूसरा, नीति आयोग ने यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेशन के एमओयू साइन किया है ताकि इंडिया में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें दुनिया भर को 2030 तक 2030 तक अप्रूव करना है, उनको हम फास्ट ट्रैक कर सकें। ठीक है, ये ऐसे 17 गोल्स हैं जो दुनिया की स्थिति को बेहतर करेंगे। इसमें जेंडर इक्वालिटी भी है, वाटर रिटेंशन भी, वाटर रिकवरी भी है, पोल्यूशन कंट्रोल भी, कई सारे इसमें आपके गोल्स हैं। तो उनको अचीव करने के लिए यूएनडीपी के साथ नीति आयोग ने एक एमओयू जो है अभी आपका हाल ही में साइन किया है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। तो डेज में दोस्तों ये 3 डेज हैं। पहला इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे जो कि 30 अगस्त को ही होता है। दूसरा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे है, वो भी 30 अगस्त को होता है। और आखिरी में इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस है, वो भी आपका 30 अगस्त को ही ऑब्जर्व होता है। इनका थीम अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, रिलीज़ होगा। मैं आपको कल के वीडियो में वो थीम्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पे। तो दोस्तों एक नई स्कीम आई है जिस स्कीम का मकसद है इंडिया का जो फार्मा सेक्टर का रेवेन्यू है, उसका जो परसेंटेज है ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में, उसे इंक्रीज करने का। ठीक है, इसका मेन मकसद है रिसर्च इनोवेशन को लाने का फार्मास्यूटिकल्स में, जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ हो सके फार्मा में इंडिया की। वैसे तो इंडिया दुनिया के टॉप 5 में आता है फार्मास्यूटिकल्स में, लेकिन कई की पैरामीटर्स में इंडिया अभी भी पीछे है। जैसे कि जब हमें कोई ड्रग बनाना है तो उसका जो एक रॉ मटेरियल है, उसका जो की इंग्रेडिएंट है, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है आमतौर पे, उसको भी यहाँ पर लाया जाएगा, उस पर रिसर्च आपका किया जाएगा। तो उनको लेकर ये स्कीम आपकी बनी है और इस स्कीम का बजट है आपका 5,000 करोड़ का। ये जो स्कीम है इसका नाम है आपका, पहली बात तो इसके लिए पॉलिसी बनी है, उस पॉलिसी का नाम है द नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द फार्मा मेडटेक सेक्टर। इसके अंदर उस स्कीम का नाम है PRIP, दैट इज द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। इसका बजट है 5,000 करोड़ का, जो कि 5 साल के लिए मतलब 24 फाइनेंशियल ईयर से 28 फाइनेंशियल ईयर तक रहेगा। और इसका मेन एम है जो इंडिया का परसेंटेज शेयर है इन द फार्मा मार्केट एट 3.4%, उसे 2030 तक इंक्रीज करके हमें 5% तक रखना है।
तो आइए अब टाइम है हमारे माइंड मैप्स का, तो आइए देखते हैं। तो PRIP की बात करेंगे। PRIP न्यूज़ में है बिकॉज इसको अभी अप्रूव किया है कैबिनेट ने। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। कैबिनेट ने अप्रूव किया है स्कीम को ताकि जो परसेंटेज है इंडिया का ग्लोबल शेयर वो आपका 3.4 से बढ़कर 5% हो जाए। फोकस है इसके दो चीज़ों पे। पहला तो देश भर में ये सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा जहाँ पर फार्मा पर रिसर्च किया जाएगा, इनोवेट किया जाएगा। साथ ही साथ कई एरियाज़ में जहाँ पर अभी भी चैलेंज है इंडिया को फार्मा में, उन एरियाज़ में रिसर्च को प्रमोट आपका किया जाएगा। तो इन दो चीज़ों पर फोकस ये स्कीम आपका करने वाली है। इसका बजट जैसे मैंने पहले बताया 5,000 करोड़ का है, 5 साल का पीरियड है और ये आने वाले 5 सालों के लिए चलेगा। फार्मा सेक्टर की इंडिया में बात करें तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल सेक्टर और बाय वॉल्यूम, और इसकी टोटल वैल्यू है आपकी अराउंड $50 बिलियन की। अगर हम चैलेंज की बात करें तो इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंस है ऑन 2 थिंग्स खास तौर पे। पहला एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि ज़रूरी है किसी ड्रग को बनाने में, और दूसरा की स्टार्टिंग मटेरियल जिससे कि हम एक किसी ड्रग की रिसर्च और ड्रग को बनाने में शुरुआत करते हैं। तो इन दो चीज़ों को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं आपको फिर से बता दूं, एक है API और एक है आपका KSM। API फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और दूसरा है आपका KSM दैट इज की स्टार्टिंग मटेरियल्स। उनकी बहुत डिमांड है, उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। उसको देखने के लिए ये पूरी योजना को यहाँ पर दोस्तों जो है आपका वो लॉन्च किया गया। इसका नाम है PRIP। नेक्स्ट आते हैं, फीफा ने श्रीलंकन फुटबॉल पे सस्पेंशन को रिवोक किया है। इसी साल इन पे सस्पेंशन लगा था बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट अनएथिकली अनड्यूली इन्वॉल्व थी वहाँ की फेडरेशन में, जिसकी वजह से उन पर बैन लगा था। इस वजह से सैफ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे जिसको इंडिया ने जीता है और अब पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हैदराबाद के अंदर जो ट्रैफिक को देखते हुए और साइकिलिस्ट और सेफ ट्रैवल की डिमांड की बेस पर इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बना है जो कि साउथ कोरिया में सिमिलर एक मॉडल है उसी पर बेस किया गया है, जहां पर 16 मेगावाट के आपके सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा उस पर्टिकुलर ट्रैक पे, और उस ट्रैक पर ये फिर जो हमारे साइकिल राइडर्स हैं वो आपके ट्रैवल कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा आपका वो बनाने की प्लानिंग की जा रही है, जहाँ पर ऊपर ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर आपके यहाँ पर 16 मेगावाट के कई सारे सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा जिससे कि बिजली का फ़ायदा भी होगा और यहाँ पर ट्रैवल भी कर पाएंगे आपके इस पर्टिकुलर रेंज पे, इस पर्टिकुलर ट्रैक पे ट्रैवल भी कर पाएंगे हमारे जो साइकिलिस्ट हैं। उसको लेकर इसको काम किया गया है। इस पर्टिकुलर का नाम रखा गया है इस ट्रैक का हेल्थवे। ये 23 किलोमीटर्स का एक लंबा चौड़ा आपका ट्रैक है जिसमें 3 लेन है और ये 2 स्ट्रेच में जाएगा। एक है 8.5 किलोमीटर्स का फ्रॉम अगेन नाना करमगुड़ा टू तेलंगाना स्टेट पुलिस अकेडमी। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट बट क्योंकि ये 2 स्ट्रेच हैं आपके तेलंगाना स्टेट एग्जाम्स में आ सकता है। दूसरा 14.5 किलोमीटर्स का फ्रॉम कोल्लू टू नारसिंगी जंक्शन। उन 2 एरियाज़ को यहाँ पर डिफाइन किया गया है अंडर दिस सोलर ट्रैक। फिर दोस्तों इंडियन ऑयल जो है उसने भारत के मशहूर शेफ़ खाना खजाना फेम संजीव कपूर को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। वो इसके अब नए आपके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट आपकी हुई है आज के दिन 29 अगस्त को। दी चार्ज द अफेयर्स जिसे हम कहते हैं डेप्यूटी टू द एम्बेसडर, उस पोजीशन पर अपॉइंट किया गया है मिस गीतिका श्रीवास्तव को। ये इस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जॉइंट सेक्रेटरी हैं, IFS अफसर हैं और अब ये इस्लामाबाद हाई कमीशन जो इंडिया का है वहाँ पर चार्ज अफेयर्स रहेंगे। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो 2019 में जब 5 अगस्त को इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, उसको हटाया था, तब जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उसको डिग्रेड किया था पाकिस्तान ने और वहाँ पर एम्बेसडर से नीचे जो पोजीशन होती है उसको ही अप्रूव किया था, दैट इज़ चार्ज द अफेयर्स। उसी पोजीशन तक एक व्यक्ति उस देश का इंडिया का वहाँ पर हाई कमीशन जा सकता है। तो इसीलिए वहाँ पर जो सबसे सीनियर मोस्ट या जो सबसे जो टॉलेस्ट पोजीशन है हाई कमीशन में, इंडियन हाई कमीशन में पाकिस्तान में दैट कैन बी चार्ज द अफेयर्स, तो वो पोजीशन पर गीतिका श्रीवास्तव जी जो हैं उनको वो जगह मिली है, उनको अपॉइंट किया गया है इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। फिर अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशंस की तो अभी इंडिया में ADB और इंडिया ने मिलकर न्यू दिल्ली में एक क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब आपका शुरू किया है। ये एक वर्ल्ड वाइड सेंटर होगा जिसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर जो चैलेंजेस हैं, जो उनसे बीमारियां हो रही हैं और कैसे हम हेल्थ पे फोकस करें, उसको लेकर इस हब में रिसर्च किया जाएगा, काम किया जाएगा, कोलैबोरेशन किया जाएगा। ये दूसरा बड़ा एक हब है। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो ग्लोबल मेडिसिन को लेकर एक हब बनाया गया था आपका जामनगर में।
ठीक है, जो गुजरात में है, और वो बनाया गया था बाय WHO ने उसको बनाया था इंडिया के साथ। वो पहला दुनिया का ग्लोबल मेडिसिन का आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन का आपका एक हब था जो जामनगर में बनाया गया। तो ये दूसरी बड़ी खबर इस साल आपकी आ रही है। अब अगर हम ADB की दोस्तों बात करें तो ADB का हेडक्वार्टर है मादालियोंग, मनीला, फिलीपींस में। ये फाउंड हुआ था आपका 19 दिसंबर 1966 में, और इसमें टोटल 68 कंट्रीज मेंबर्स हैं, और इसके करंट प्रेसिडेंट हैं आपके मसत्सुगु असकावा, जो इसके करंट अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ADB के साथ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है फॉर अ क्लाइमेट चेंज एंड अ हेल्थ हब। फिर आते हैं हमारे आज के स्टैटिक जीके कॉलम पे। दोस्तों इंडिया के अंदर कुछ दिन पहले सर्टिफाई किया गया है द 54 टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है धौलपुर करौली। ये जो टाइगर रिजर्व है आपका, इसे अप्रूव किया है NTCA ने, दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इस टाइगर रिजर्व का जो लोकेशन है वो राजस्थान में है, और राजस्थान का ये 5वां टाइगर रिजर्व है। इससे पहले राजस्थान में ऑलरेडी आपके मुकुंद्र हिल्स, रामगढ़, विषधारी, रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व्स ऑलरेडी राजस्थान के अंदर हैं, और ये 5वां रिजर्व राजस्थान का आपका बन चुका है। और किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया को अगर हमें कन्वर्ट करना होता है, सर्टिफाई करना होता है एज टाइगर रिजर्व, उसके लिए इट इज़ अंडर सेक्शन 38(5) ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72, उसके अंडर उसे हम वेरीफाई करते हैं। तो उसके तहत धौलपुर करौली बना है इंडिया का 54 टाइगर रिजर्व। और ये लिस्ट है आपके सामने टाइगर रिजर्व्स की, जो आप स्क्रीन पे दोस्तों देख सकते हैं। ये आपके सामने वो लिस्ट हमने यहाँ पर दोस्तों दी है, जहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो सबसे जो पुराना हमारा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है वो आपका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। फिर पीलीभीत हुआ, दुधवा हुआ उत्तर प्रदेश में, संजय डुबरी MP में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका यहाँ पर है। फिर बक्सा, मानस, ओरांग आपका असम में है। फिर पलामऊ झारखंड में, पक्के अरुणाचल प्रदेश, कामला अरुणाचल प्रदेश, नमदफा अरुणाचल प्रदेश, काजीरंगा, नमेरी असम में है। फिर डाम्पा मिजोरम में है। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, सिमलीपर आपका उड़ीसा, सतकोसिया जॉर्ज उड़ीसा, उदांती, सीतानंदी आपके देखिए सब यहाँ पर दिए हुए हैं, सब आपके यहाँ पर हैं। छत्तीसगढ़ सब आपके दिए हुए हैं। फिर कवल अमराबाद तेलंगाना, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, मुदुमलई सत्यमंगलम, अनामलाई सिरविलीपुतूर मगमला तमिलनाडु। उसके बाद नेक्स्ट में कर्नाटका में आ जाएंगे दांदेली, भद्रा, बिलगिरी, नागरहोल, बांडीपुर, परम्बिकुलम, पेरियार, ये सब कर्नाटका में है। महाराष्ट्र में पेंच, बोर, तदोबा, अंधारी, नरेगांव, नागजीरा, सह्याद्री महाराष्ट्र में है। MP बात करें जहाँ पर सर्वाधिक संख्या है टाइगर्स की, तो वहाँ पर वहाँ पर बांधवगढ़, कान्हा, सतपुरा, पेंच ये वहाँ के हैं। फिर राजस्थान ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। पन्ना सरिस्का पन्ना MP में है, सरिस्का राजस्थान में, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो टोटल में 53 थे। अब लेटेस्ट आपका जो है दैट इज़ धौलपुर करौली। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें होमवर्क की, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच सिटी होस्टेड द UK इंडिया डिफेंस एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन वर्कशॉप। कौन सा इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ किया गाइडलाइंस फॉर लाइवस्टॉक टेलीमेडिसिन इन इंडिया। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज़ किया डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स इन इंडिया। विच कंट्री ग्रांट्स स्टेपल्ड वीजाज टू इंडियन नेशनल्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। सैमुअल पेराल्टा एक फिजिसिस्ट हैं और आर्ट एंथुजियास्ट हैं, कौन से कंट्री के। इनके जवाब दीजिएगा। बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए और करंट अफेयर्स अपडेट्स लगातार चाहिए, करंट अफेयर्स क्विज़ेज लगातार चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए मेरे साथ, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इसको आप स्कैन कर लीजिए गूगल लेंस से या फिर अपने कैमरा लेंस से, या फिर अगर आप टेलीग्राम जुड़ना चाहते हैं, ये टेलीग्राम का लिंक है, और ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है जहाँ मैं अपडेट देता रहता हूँ। उन लिंक्स पे जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा हूँ, उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा, जहाँ पर हम कई सारे क्विजेस को लेकर आएंगे, कई सारे टेस्ट सीरीज को लेकर आएंगे, और उसका अपडेट भी आपको मैं बहुत जल्द दे दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड बाय गाइस, टेक केयर, नमस्कार, एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए एक्सप्लेन बाय कुश पांडे। कोशिश करते रहिए करंट अफेयर्स मास्टर करने की, मैं आपके साथ लगा रहूँगा और आपके करंट अफेयर्स, बर्निंग इशूज़, एडिटोरियल्स और जनरल स्टडीज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, नमस्कार एंड पीस आउट।